आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं जी आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम तैयार हैं सेशन को लगाने के लिए। कल रात को आपकी क्लास हुई थी डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आपके हर एक डाउट का आंसर दे दिया गया था। मतलब कल कोई डाउट नहीं बचा था। तो अब डाउट क्लियरिंग सेशन जैसा मैंने आपके लिए रखा था वैसा नहीं होगा। आने वाले समय में भी आपकी रात को 9 से 12 क्लासेस हुआ करेंगी, बट वो डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं होंगे। कबीर बढ़िया है विनीश। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार है। आज रात को भी जहाँ तक है आपकी क्लास रखी जाएगी, और वो क्लास या तो हिस्ट्री की होगी या बायो की होगी। करीब 2 घंटे की क्लास होगी वो, और वो क्लास इस महीने की आखिरी क्लास होगी। तो जहाँ तक है आज ही रखी जाएगी, और उसके बाद कल से आप पूरे तरीके फ्री होंगे। कल से लेकर आप 2 तारीख तक आपके पास समय ही समय होगा, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस रखी जाएंगी, लेकिन वो डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होगा। तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना कि वो कोई डाउट क्लियरिंग सेशन है तो उसमें पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। ये हिस्ट्री में होगी या बायो में होगी, ये मैं आपको क्लास जब खत्म होगी तब बताऊंगा, या फिर 4 बजे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप खुद भी चेक कर लेना, 6:30 वाली में भी बता दूंगा आपको। क्लास का टाइम जो है 9 से 11 होगा। 99% चांस है कि आज ही होगी, 1% चांस है कल होगी, बट 1% चांस है ना। तो ये मैं आपको जो है 4 बजे वाली क्लास में और 6:30 वाली क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं जी। अगला कोर्स तो बेटा लाइव हो चुका है। अगर अगला कोर्स आपका लाइव हो चुका है तो आप एक बार चेक करें जाके, सब चीजें बिल्कुल लाइव है बेटा। 5 तारीख से आपकी ज्योग्राफी और केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अच्छा, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री का क्या होगा। देखिए, ज्योग्राफी की क्लास 1 से 3 है, और केमिस्ट्री की 4 से 6 है। तो क्या हमारे पास सुबह वाला और शाम वाले स्लॉट्स नहीं है? तो इनमें आपको डेटा कराया जाएगा। तो देखिए, एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को बहुत सारा डेटा कवर करना है, ठीक है। तो बायो है, हिस्ट्री है, सब कुछ पूरा होगा। मतलब इन सब चीजों की चिंता आप ना करें। 9 से 11 बजे कौन सी क्लास होगी ये आपको 4 बजे बता दिया जाएगा, और 6:30 बजे बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप उसको लेकर चिंतित ना हो। डाउट्स चाहे आप मुझे भेज सकते हैं, चाहे आप अनअकैडमी को भेज सकते हैं। आज का डाउट फीचर आपके पास है, आप इसका पूरा इस्तेमाल करें। चलो शुरू करते हैं। सर और सब्जेक्ट भी रिवाइज करते हैं बेटा। मैं सेम चीज रोज रोज आपको नहीं समझाऊंगा। कल से लेकर 2 तारीख तक आप पूर्णतः फ्री हैं, तो उसमें आप बताएं क्या करेंगे। और हाँ, ये चीज मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, अगले महीने भी मेरी क्लासेस रात को सुबह हुआ करेगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में आपको जीके वीक कर दूं। तो मैं अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम कंटेंट दूंगा। आपको कैसे मैनेज करना है जी, आप रात को लेट तक जाके सुबह जल्दी उठे। अगर 3 महीने में तैयारी करके 170, 80, 90 नंबर लाने हैं, तो आपको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं 4-4 घंटे पढ़ा दूं और उसमें आपके 500 घंटे की जीके हो जाए, तो दोस्त मेरे 25 घंटे अगर आप देखते, 25 दिन पढ़ाऊंगा, 4 घंटे 100 घंटे होते हैं। 500 घंटे का मतलब 5 महीने मिनिमम हो गए। क्या हम पे 5 महीने हैं? नहीं है। तो भैया बात खत्म, और बस शुरू हो जाओ, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। गाना बढ़िया लगा अमलन, गाना बढ़िया लगा। मैंने उसी दिन क्लास के बाद सुना था, बढ़िया था वो। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। आपको मैंने कल भगत सिंह जी के बारे में पढ़ाया था, और कई सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो शुरू करें दोस्तों कहानी। चलो शुरू करते हैं जी। मैं आपको जो है 2 फाइल्स दे चुका हूं, आप एक बार चेक करना। मैंने आपको 2 फाइल्स दी हैं अपडेट सेक्शन में। आपने देखी क्या आप तक पहुंच गई है वो फाइल? ये 2 फाइल्स में क्या डेटा है? एक में तो मैंने आपको क्या करा है, कास्ट मूवमेंट्स दिए हैं। कास्ट मूवमेंट्स आप एक बार चेक करना, अपडेट सेक्शन आपको मिल जाएगा। एक मैंने आपको दी है पीसेंट मूवमेंट्स। ये तो एक ही फाइल में डाल दिया, 2-2 पेज हैं और कुछ खास नहीं, ठीक है। एक ही फाइल में डाल दिया। और दूसरे फाइल में मैंने आपको दी है न्यूज़पेपर्स। क्या ये डेटा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सर। ये प्योर लर्न करने वाला डेटा है, तो इसमें ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ समझाने वाला ऐसा नहीं है, जो समझने का है। तो इसीलिए मैंने आपको इनकी फाइल्स दे दी है। क्या ये याद हो जाएगा दोस्तों? जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़े से टफ पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसे इसलिए मैंने आपको फाइल के रूप में दे दिया है। 1 से 2 से 3 बार रीड कर लेना ईमानदारी से, और काम बन जाएगा। आप ये सोचें कि सर ये बिना याद करे काम बनेगा क्या? तो मेरे दोस्त, चाहे कोई एसएससी का बच्चा हो, चाहे कोई रेलवे का हो, चाहे कोई यूपीएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो, हर एक बच्चा जो ईमानदारी से तैयारी करके जाता है वो इसे याद करके जाता है। तो ये याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है। ये आपको 2 फाइलें मिली है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। अपडेट सेक्शन को आप चेक कर लेना। अरे भैया, एक तो ये बच्चे जो हैं बड़े नादान हैं। आपके पास क्या अपडेट सेक्शन है जिसके अंदर मैंने आपको आईएनसी दिया है? उसी के अंदर आपको वहां पर फाइल पड़ी हुई मिलेगी, क्लास से पहले ही डाल दी है। चिंता मत करो, जाके चेक कर लेना, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं आपको जैसे कल पढ़ा रहा था उसी तरीके आज भी पढ़ाऊंगा। हमने जो है महात्मा गांधी जी का डिस्कशन अभी नहीं करा है, सुभाष चंद्र बोस जी का डिस्कशन कर लिया है, और इसके अलावा भगत सिंह जी का डिस्कशन हमने कर लिया। आज मैं आपको एक चटपटे टॉपिक के साथ आपके साथ शुरुआत करूंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। फ्री के नंबर बढ़ते हैं, और हम फटाफट से इसे शुरू करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं कोशिश करूंगा, होगी वादा तो नहीं है, बाकी कोशिश रहेगी मेरी। रिवोल्ट ऑफ 1857, फटाफट से हेडिंग डालें। डाउट्स आप सभी के मैं एक सेकंड में देखूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका एग्जाम बढ़िया गया होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857।
सब आपका प्यार है जी। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 की थोड़ी-सी हम बात करते हैं। आपको याद है मैं 2 बार आपको शुरू से लेकर अंत तक लेके जा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये शुरू करा होगा, तो मैंने 1757 से शुरू करा होगा और मैं सीधा सी राजगोपालाचारी तक आपको लेके आया था। जब मैंने आपसे बात करी होगी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या ये पूरा सीक्वेंस रटा हुआ है? बहुत प्यार से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है। पूरा कंटेंट पढ़ाया है, रिवाइज नहीं करोगे तो आपकी गलती है, मैं तो क्लियरली क्लास में मुंह पे कह देता हूँ, ठीक है? कोई एक नाम भी नहीं छोड़ा है इस बार, पिछली बार मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए थे, इस बार मैंने ऑल लिखवाए, ठीक है? यानी ये सीक्वेंस अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कहीं 1857 का रिवोल्ट आपने देखा होगा और उसमें मैंने आपको बताया होगा कि इसके ठीक बाद जो है 1858 के अंदर चेंजेस आ गए थे और 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वही वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया था और हम क्राउन कंट्रोल के अंदर आ गए थे, क्राउन रूल के अंदर आ गए थे। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि 1858 से पहले जो एक रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि ये इतना बड़ा मसला बन गया कि गवर्नर जनरल को ही बदल के वाइसरॉय बनाना पड़ा और अगर इतना बड़ा मसला था तो फेल क्या हुआ? हम इस बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? अब शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। पेपर सटीक सवाल पूछता है तो वो डेटा आपको लिखवाया जाएगा और आपके डाउट्स एंड में लिए जाएंगे। तो अगर आप बीच में मुझसे कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो आपका आंसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 हेडिंग डाली है तो बहुत बढ़िया है। मैं अगले पेज से कंटेंट को आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए बात क्या है कि सिचुएशन खराब थी, समझने की ज्यादा कोशिश करना कि अंग्रेज जो है हमें बुरे तरीके दबाते जा रहे थे और वो धीरे 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 अपने तरीके चीजों को चलाते जा रहे थे। अब देखिए एक समय तो आना था जब वो बांध जो है हमारा गुस्से का वो टूटना था, हमारा सब्र जो है वो खत्म होना था और वो जो समय आया वो आया 1857 का। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी जो है हमने बहुत जल्दबाजी कर दी और समय से पहले जो चीज शुरू हो जाती है वो कभी कभार नुकसान भी दे देती है। यानी इसमें जो प्लान था वो था सो एंड सो डेट को शुरू करना है, बट रिवोल्ट उससे कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था जिसके चक्कर में आपस में एक टीम के तरीके हम काम नहीं कर पाए और रिवोल्ट फेल हो गया, ठीक है? ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं शुरू करूंगा आपके साथ इतिहास के कुछ उन बातों से जो 1857 से पहले की बातें हैं। पेपर उनसे सवाल बनाता है। देखिए सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ना, ये एक तरीके का आर्मी रिवोल्ट है। आर्मी रिवोल्ट का मतलब होता है जब सेना विद्रोह करती है, जब सिपाही जो है वो विद्रोह करते हैं, तो ये सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? सिपाही म्यूटिनी बोले या आर्मी रिवोल्ट बोले, जैसे भी आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं। यानी हमारे देश की सबसे बड़ी सिपाही म्यूटिनी थी। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह करना और सिपाही का मतलब यहाँ पे सिपाही है। यानी जो सिपाही है, जो भारतीय सिपाही थे अंग्रेजों की फौज में, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये कुछ कहानी है। अगले पेज पे चलते हैं, फटाफट से दोनों बातों को नोट करें, आगे चलते हैं। देखिए भले ही सबसे बड़ा आर्मी रिवोल्ट 1857 वाला माना जाता है, बट जो सबसे पहला आर्मी रिवोल्ट है वो 1857 वाला नहीं था। जो फर्स्ट सिपॉय म्यूटिनी है, ये पेपर आपसे सवाल बनाता है, वो हुई थी 1806 में वेल्लोर में। वेल्लोर जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। वेल्लोर में तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु वाला इलाका है, यहाँ पर सबसे पहले सिपाहियों ने विद्रोह करा था और माना जाता है कि वहां पर भी सेना को अपडेट करने के लिए नई वर्दियां और नए तरीके जो हैं वो पेश करे गए थे, जिसमें कहा गया था कि पगड़ियों की जगह जो है आप हैट्स को पहनेंगे। आप जानते हैं अंग्रेजों में जो है चौड़ी वाली टोपी चलती है, उसे हैट बोला जाता है और वो पहनेंगे। तो हम देखिए हमारे लिए पगड़ी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे चाहे सिख हो, चाहे कोई राजस्थान का हो, मतलब बहुत सारे इलाकों में पगड़ी पहनी जाती है और सम्मान तो पूरे देश में करा जाता है। भले ही आप पगड़ी पहनते नहीं है, मैं पहनता नहीं हूँ, बट पगड़ी का सम्मान करा जाता है। पगड़ी का मतलब होता है इज्जत, सम्मान, है ना? और मूवीज में भी आपने देखा होगा कि अगर पगड़ी कोई किसी के सामने कर देता है तो वो उससे अपनी इज्जत मांगता है ना? अगर आपने मूवी देखी है, वो गाना देखा मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, तो उसमें जो लड़की है नुपुर सेनन, उनके पिता भी जो है वो पगड़ी ही आगे करते हैं अक्षय कुमार के आगे, जिसके चक्कर में मुड़ के वापसी चले जाता है ना? अब देखो कनेक्शन तो ऐसे बनने चाहिए जो बच्चा लिंक कर पाए, है ना? तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ पाएंगे पगड़ी का क्या जो है वैल्यू है हमारे देश में, ठीक है? 1806 में अब ऐसे बताओ कौन पढ़ाएगा आपको, है ना? 1806 में वेल्लोर में होता है पहला सिपाही म्यूटिनी। ये पेपर का सवाल है, ठीक है जी? चलिए आगे दोस्तों। अब एक और रिवोल्ट मैं आपको इस बार ऐड कराना चाहूंगा। इसके बारे में हम बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी 1825 में हुआ था असम। ये मेरे कहने से ऐड कर लो। सिपाही का मतलब सिपाही है और कुछ भी नहीं, ठीक है जी? रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी 1825 में हुआ था और ये कहां हुआ था जी? असम के अंदर हुआ था। ये मेरे कहने से आप ऐड कर लो, ठीक है जी? ये आप ऐड करें, फिर हम आगे चलते हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, बहुत सारी इन्फेंट्रीज और भी रिवोल्ट कर चुकी थी। देखिए होता क्या है, जो हमारी सेना होती है ना, पूरे देश में भारतीय सेना है, ठीक है? अब पूरे देश की जो भारतीय सेना है उसे मैनेज करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे कि मैनेज करना आसान हो जाए। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है, हेडक्वार्टर अपने एक जगह रखती है और बाकी हिस्से को जो है छोटे छोटे रूप में तोड़ देती है, ठीक है जी? बेटा प्रिंसेस, अगर आप सेम डाउट बहुत बार भेज रहे हैं तो प्लीज आप ना भेजें। और बेटा सेम डाउट है आपका,
बहुत बार आपने भेजा बेटा, स्पैमिंग ना करें। हो सकता है आप गलती से भेज रहे हो तो उस केस में आप जो है भेजने उसे रोकें, ठीक है? कोई फायदा नहीं है ऐसा। अब आप इधर फोकस करें। देखिए, अब है क्या, इधर फोकस करें आप। देखिए, हम अलग-अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है। समझ गए? हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं छोटे-छोटे हिस्सों में, जिससे कि मैनेज करना आसान हो जाए। सेना की टुकड़ी नंबर 1, सेना की टुकड़ी नंबर 2। अब इस टुकड़ी को जो है इन्फैंट्री बोला जाता है। इन्फैंट्री। सुना होगा आपने, ये वाली इन्फेंट्री, वो वाली इन्फेंट्री। आप अगर कभी एनसीसी के किसी कोर्स से जुड़े हैं, तो हर एक एनसीसी के कोई नंबर होता है। इन्फेंट्री, ये इन्फेंट्री, आज भी यही रूल्स चलते हैं। तो पहले भी जो है ना, बहुत सारे जो है, आप कहेंगे ऐसे इन्फेंट्रीज हुआ करती थी, और अलग-अलग इन्फेंट्रीज में बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप मुझसे बात करते हो, तो 47th नेटिव इन्वेंट्री इन्फेंट्री जो है, इसने 1824 में छोटा-सा रिवोल्ट करा, कामयाब नहीं हुआ। आगे बढ़े जी, 34th नेटिव इन्फैंट्री ने रिवोल्ट करा, 1844 में कामयाब नहीं हुआ। 34th के बाद 22nd ने 1849 में करा। 66 ने, ये पिछली बार कहीं नहीं होगा डेटा, तो चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। 66 के बाद 37th ने करा था 1852 में। मैं आपको इससे ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिवोल्ट हो रहे थे पहले से भी, रिवोल्ट चल रहे थे पहले से भी, बट छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं, ये रिवोल्ट कर रहे थे। कोई भी कामयाब नहीं हो रहा। समझ गए ना कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ, मैंने आपके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। 4 घर छोड़ के कोई और खुश नहीं है, तो उसने अपने बॉस के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ये कहानी। ये 47th नेटिव इन्फेंट्री है, यानी सेना का टुकड़ी नंबर 47 जो है, उसने विद्रोह कर दिया है 1824 सन में। ये बस एक गिनती है जो दर्शाती है कि उस इन्फेंट्री का नंबर क्या है। नोट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से नोट आपको करना चाहिए। ये इन्फेंट्री रिवोल्ट्स का कॉज सिंपल सा था श्रेया, कि मैं अंग्रेजों के तौर तरीके भारतीयों पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो पूर्णतः गलत है। अब आपको डिटेल में समझ आएगा कि क्यों रिवोल्ट हुए, वो अगले पेज पे समझ आएगा। ठीक है जी, समझने को समझ सकते हैं। सेना की टुकड़ी जो है हैप्पी, वो इन्फेंट्री होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि रिवोल्ट क्यों होते थे। थोड़ा मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसका सिंबल क्या था। होता है ना, हर चीज का एक सिंबल होता है, जैसे हर पढ़ा लिखा, अनपढ़, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, बच्चा, बड़ा, हर कोई लिंक कर पाए। तो इसका सिंबल था कमल, लोटस, और साथ में रोटी। कमल और रोटी, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चपाती, रोटी, जो भी आप उसे कहें। और स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे? चीफ, जिन्होंने प्लान करा था, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे रणोजी बापू प्लस फजी मुल्ला। डायरेक्ट सवाल आता है दोस्तों, डायरेक्ट, कॉपी पेस्टेड सवाल आते हैं। सीधा सवाल होता है, किसका प्लान था, किसने सोचा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। इनका था। और प्लान्ड डेट, जिसे टेंटेटिव डेट भी आप कह सकते हैं, 31 मई 1850। एक्चुअल स्टार्ट डेट 10 मई 1850। पहले ही मौका दे दिया इन्होंने, बिना कोर्स कंप्लीट करे। हो गया कॉन्फिडेंस लो, फटाफट नोट करें। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड डेटा लिखवाया जाएगा, तो कंटेंट पे ज्यादा खेला जाएगा कहानियों से, क्योंकि कहानियों से पेपर टिक नहीं होते। कहानियों से मेंस वाले पेपर में, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में मदद हो सकती है, बट प्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डेटा से निकलते हैं, तो हम डेटा पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्लीज थोड़ा स्पीड बनाएं आज। चलो आगे चलते हैं जी। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट यानी कौन? वो दो लोग थे रूपा, जिन्होंने प्लान बनाया था कि हम ऐसे ऐसे रिवोल्ट करेंगे, और वो रिवोल्ट जो है सो एंड सो नेचर का होगा, सिपाहियों के द्वारा होगा। ठीक है, चलो अब देखिए, जब रिवोल्ट हुआ, एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट, जब रिवोल्ट हुआ उस पॉइंट पे कोई ना कोई क्वीन भी होगी, कोई ना कोई ब्रिटिश क्वीन भी होगी जी। ब्रिटिश क्वीन कोई तो होगी। क्वीन बोलो, क्राउन बोलो, कौन थी जी क्वीन? विक्टोरिया। ठीक है, ब्रिटिश पीएम भी कोई होगा, प्राइम मिनिस्टर, ये थे पामर्स्टन। और कोई ना कोई उस समय गवर्नर जनरल भी होगा। आप समझ पा रहे हैं कि डेटा जो आपको लिखवाया जा रहा है, वो एग्जैक्टली पेपर के लिए ही तैयार करा गया डेटा है। कहानियां बिल्कुल नहीं है, कहानियां एंड में आएंगी, पहले मुद्दे की बातें तैयार कराई जा रही है। पहले 3 पेज में पढ़ के चले जाओगे, तो मैक्सिमम सवाल आपके से क्लियर हो जाएंगे। मुगल एम्परर, गुड आफ्टरनून, बहादुर, साथ साथ नोट करें मेरे। शाह जफर, टू भी कह सकते हैं, बिल्कुल टू भी कह सकते हैं। और इसके बाद आर्मी चीफ ऑफ
मुगल्स, मुगल की तरफ से नाम मात्र का एक आर्मी चीफ था, ऑब्वियसली कोई तो लीड करेगा। बख्त खान, आर्मी चीफ ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स। यहाँ पे दो आंसर है, जॉर्ज एडिसन और कॉलिन कैंपबेल। ये जो है रिवोल्ट से पहले थे, जैसे ही रिवोल्ट हुआ आर्मी चीफ बदल के ये बन गए रिवोल्ट के दौरान। समझ गए? अगर आपको एक चूज करना है, मुझे पता है आपके मन में सवाल होगा, तो आप ये वाला आंसर चूज करेंगे। अगर आप एक चूज करना चाहते हैं तो दिस इज द आंसर। लेकिन दूसरा भी पता होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, कहता बताओ इससे पहले कौन था, तो वो भी पता होना चाहिए अपने को। बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने ही जो है रिवोल्ट को सप्रेस करा था, इन्होंने रिवोल्ट को दबा दिया था। अभी सारी कहानियां बताऊंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वो सब बातें करेंगे, लेकिन विश्वास मानो मेरा, पेपर तो यहीं से पूछेगा दोस्त। आप कुछ ही पढ़ के जाते रहो, पेपर यहां से पूछेगा। चले जी आगे। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। काफी सारे लोगों ने इनसे जुड़ी बातें करी हैं। जैसे होता है ना, कभी बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता है तो लोग उस पर कुछ कमेंट करते हैं। वो कमेंट अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं, तो वो मैं कमेंट्स आपको बता रहा हूँ। कुछ बुक्स भी इनसे जुड़ी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कौन सप्रेस किया था? सप्रेस किया था कॉलिन कैंपबेल ने। प्रियम कहाँ पे किसने करा था बेटा, सब लिखवा जाएगा, आप चिंता ना करें। अच्छा, पेपर में पूछा गया था, बहुत बढ़िया मानस। चलो आगे चलते हैं, चिंता मत करो प्रियम, पूरा समझाया जाएगा, बेफिक्र रहो। अभी तो बस शुरुआत करी है, शुरुआत करी। चलो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, सजेशन है आप जितना यहाँ से कवर कर पाए करें, जिससे कि वहां पर आपको मिनिमम टाइम देना पड़े हिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलो फटाफट बेटा देखिए स्लाइड, फटाफट बेटा फटाफट। एंड में रूपा जाने से पहले बात कर लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन टैब में आपको बंद कर रहा हूँ, काफी डाउट्स आ चुके हैं। चलो अब ध्यान से बात को समझना। कुछ लोगों ने क्या कमेंट करे थे, जरूरी नहीं है वो किताबें होंगी, कुछ कमेंट्स हो सकते हैं। पेपर सीधा पूछता है जी ये बात किसने कही, जैसे कि कहेगा हु सेड दिस अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्लास 2 घंटे चलती है। ये किसने कहा जी? नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट। यानी इस रिवोल्ट के बारे में जब पढ़ा तो ये बात किसने कही, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये कही है आरसी मजूमदार और एस एन सेन जी के द्वारा। ये बात इन दोनों ने कही है, सेम बात दो जने कह सकते, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा है? नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं अजय, आरसी मजूमदार। प्लीज मेरे साथ साथ नोट करें, डेटा से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए तेज तेज लिख रहा हूं, आप भी उधर तेज तेज लिखें। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर। एलिटिस्ट इन कैरेक्टर। कुछ अंग्रेजों ने भी इस पे कमेंट करे थे, एरिक स्टोक्स। Not an organized national revolt, R.C. Majumdar, S.N. Sen. Neither first nor national war of independence, R.C. Majumdar. War of independence, V.D. Savarkar. Elitist in character, Eric Stokes. एलिटिस्ट का मतलब इलीट, इलीट वो होते हैं जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं। यानी इसने अंग्रेजों की तारीफ करते हुए कहा है कि देखो जो इलीट लोग हैं उनका करेक्टर आपको एक तरीके से यहाँ दिखा है। मतलब कि समझ गए ना कि हम तो कुछ है ही नहीं टाइप्स, कि एक सेकंड में इन्होंने दबा दिया, कुछ वो कहानी है। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ इंडियंस ने भी कमी निकाली है, जैसे मजूमदार साहब है, उन्होंने कमी निकाली है कि भाई ऑर्गेनाइज नहीं थे, या फिर आप कहेंगे नेशनल वॉर नहीं थे। तो ये देखिए अगेन, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो कमी निकाल रहा है वो गलत है, इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। सच बात तो यही है ना कि हम जीते नहीं थे, तो उसमें उनका अधिकार बनता है इसकी कमी निकालने का। कमी नहीं निकाली होती तो 1947 में कैसे आजाद होते। सीमा आइडिया अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन में हम कमजोर रह गए थे, उसका रीजन आपको भी कुछ देर के बाद पता लगेगा। चलो आगे चले जी। ऐसे ही 1857 नाम की एक बुक लिखी गई है, ये एस एन सेन जी के द्वारा लिखी गई है।
मियर यानी नाम मात्र या मात्र, सिपॉय म्यूटिनी, लॉरेंस। बेटा रिवोल्ट अभी शुरू नहीं करा है, रिवोल्ट अभी पढ़ाऊंगा। ऑल दी बेस्ट मिस जैन, आपका एग्जाम बढ़िया हो, हम ऐसी कामना करते हैं, खुशी खुशी बढ़िया से पेपर दें आप। मियर सिपॉय म्यूटिनी, जी हाँ ये बुक है बिल्कुल। देखिए मैं थोड़ा पहले आप नोट करने पे ध्यान दें नोट करने पे ध्यान दें, समझा दिया जाएगा भैया, समझा दिया जाएगा। 1857 मियर सिपॉय म्यूटिनी, लॉरेंस एंड सीले, SEELEY एंड सीले, SEELEY पर्सन का नाम है। A conflict between civilization and barbarism. T.R. Holmes. देखिए ये किताबें भी हैं, कमेंट्स भी हैं। जब बड़े लोग कमेंट करते हैं तो लिख कर करते हैं, तो वही आगे जाके किताब का रूप ले लेती है। तो कोई आपसे कहे बताओ ये किताब किसने लिखी, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, तो टीएस होम्स ने। ये कहा किसने, तो भी टीएस होम्स ने। मेयर सिपॉय म्यूटिनी किसने कहा, लॉरेंस सीले ने। ये किताब किसने लिखी, लॉरेंस एंड सीले ने। ठीक है, यानी इसलिए मैंने बुक वर्ड इस्तेमाल ना करते हुए जनरली लिख दिया है। जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब है, ये पेपर पूछता है और वीडी सावरकर नाम देता है, तो इस तरीके कहानी चलती है। इन्होंने सिविलाइजेशन अंग्रेजों को डिनोट करा है, और यहाँ पर हमें कहा है धर्म के अंधे। अभी सुनने में आपको चुभ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ, आपने पूछा है तो एक्सप्लेन मुझे करना होगा। सभ्य और असभ्य लोगों के बीच में रिवोल्ट कहा गया है। सभ्य ये लोग हैं, असभ्य हम हैं। 1857 नाम की किताब है रक्षा, वो एस एन सेन जी ने लिखी है। चले चलें आगे दोस्तों। कुछ और किताबें भी जुड़ी हैं इनसे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ही ज्यादा। अब ये तो मैंने आपको कहानी लिखवा दी है, अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कि हुआ क्या था। बेटा सारी किताबों में काउंट हो सकते हैं ननखम, और सारी कॉमेंट्स में काउंट हो सकती है। यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन बार्बरिज्म जो है ये किताब नहीं है, लेकिन किताब कह सकते हैं। मेयर सिपॉय म्यूटिनी किताब है, 1857 किताब है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब है, सब किताबें। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया लियोनार्डो, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे दोस्तों। चलो ठीक है जी, अब यहाँ से होगी मेन पार्टी शुरू। सबसे पहले वो लिखवा दिया गया जो काम का है। मैक्सिमम सवाल इन 4 पन्नों में से पूछे जाएंगे। अब जो बता रहा हूँ उसमें से सवाल कम पूछे जाएंगे, बट क्योंकि पूरा कोर्स है तो पढ़ाना मेरा फर्ज है। ठीक है, अभी वो भी बताऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कहाँ से शुरू हुआ, कौन आखिरी था, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन उसका करेंगे। बट बेटा सब लिखवाऊंगा मैं, चिंता मत करो यार, विश्वास करो मुझ पर। मैं बुढ़ा हो गया हूँ पढ़ा पढ़ा के आपको, तो ये सब लिखवाऊंगा, इसके बिना ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, चिंता मत करो। ठीक है, और बुढ़ा बुढ़ा नहीं हो, कहने वाली बात है, डायलॉग होते हैं। चलो अब सुनो ध्यान से। देखो रीजंस फॉर रिवोल्ट, रीजन क्या थे रिवोल्ट के। देखिए रिवोल्ट होता है तो कोई वजह से ही रिवोल्ट होता है ना। किसी से लगाव होता है तो भी एक से ज्यादा वजह से होता है। किसी से आप कहेंगे अलगाव होता है, नफरत होती है, तो उसके भी कई रीजंस होते हैं। जैसे आप मुझसे लगाव रखते हैं या मैं आपसे लगाव रखता हूं, तो उसका एक रीजन नहीं है। इट इज नॉट सिंपली द कंटेंट, इट इज मच मोर देन दैट। और भी कई रीजंस होते हैं जो दो लोग आपस में कनेक्शन बनाते हैं। सिर्फ कंटेंट या सिर्फ अच्छे से बात करना, सिर्फ डाउट सॉल्व करना, अगर ये एक चीज कोई सी भी मैं आपको दूंगा ना, तो आपका मेरे से वो लगाव नहीं होगा। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपसे अच्छे से बात करूंगा तो मेरा आपके जीवन में क्या रोल। मेरा प्राइमरी रोल है आपका सिलेक्शन कराना। उसको लेके मैं एक नहीं 50 काम करता हूं सुबह से रात तक आपके लिए, तो उसके बाद आपको और मेरा एक बॉन्ड बनता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इसी तरीके जब हमें किसी से दिक्कत होती है, नफरत होती है, चाहे स्कूल में कोई लड़का हो या स्कूल में कोई लड़की हो या स्कूल में कोई टीचर हो या कोई हमारे घर के पास का पड़ोसी हो, तो उसके भी कई रीजन होते हैं। बहुत बार वो इरिटेट हमें कर देता है हद से ज्यादा, तब हम जाके पूरे तरीके से दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रीजन है वो एक नहीं है, कई सारे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन टैब में आपके लिए खोल देता हूँ। एक नहीं है, कई सारे हैं। यानी अगर आप रीजंस लिखते हैं, रीजंस फॉर रिवोल्ट में एक नहीं कई सारे रीजंस आते हैं, जिससे कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बुरा लगा था। सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस कोई आपसे पूछता है तो आप सीधा कहेंगे जी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये लगा दिया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी।
ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया गया था। अभी क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना कि इसे भेजा ही इसलिए गया था कि मैक्सिमम इलाके को कब्जे में लेना है भारत के, यानी इसे भेजने का सोल पर्पस था कि जितनी प्रोविंसेस ले सको अंग्रेजों के कंट्रोल के अंदर वो ले लेना। इसे कहा जाता था हड़प की नीति। ये पेपर का सीधा सवाल बनता है कि जो हड़प की नीति है वो किससे जुड़ी है? सीएचएसएल का सवाल है, पिछले साल का है। अब डलहौजी आया, इसने आते ही एक बढ़िया सा रूल बनाया कि जिनके भी अपने बच्चे नहीं होंगे उनका इलाका हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। कोई किसी को मैं पेंशनर बना के अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इन्होंने क्या करा, मेनली धीरे धीरे हर इलाके को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। 1848 में आते ही इन्होंने अटैक्ड ऑन पंजाब, पंजाब पे अटैक करा और पंजाब का जो रूलर थे जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह जी, इन्हें बना दिया एक पेंशनर और पेंशनर बनाकर इन्हें भेज दिया लंदन। और जाते जाते कहा कि अपनी तरफ से एक तोहफा हमारी क्वीन को देते जाना मेरे दोस्त। और वो तोहफे में क्या कहा कि दे देना कोहिनूर का हीरा। अब आप कहोगे सर इन्होंने तोहफा क्यों दिया? तोहफा दिया नहीं, तोहफा दिलवाया गया। यानी महाराजा रणजीत सिंह जी गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड टू क्वीन क्वीन विक्टोरिया को महाराजा रणजीत सिंह जी ने कोहिनूर का हीरा गिफ्ट दे दिया। ये पेपर का सवाल बनता है। नहीं समझ आया, ध्यान से सुने। हड़प की नीति जो है रूपा, वो डलहौजी के द्वारा शुरू करी गई है और इनका टारगेट था कि भारत के मैक्सिमम हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लेना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर पंजाब पे अटैक करा, पंजाब की सेना को अपने कब्जे में लिया और जो वहां के शासक थे महाराजा दलीप सिंह जी, उन्हें अपना पेंशनर बनाया अंग्रेजों का। कहा कि आप यहाँ पे रूल नहीं करोगे, ये टेंशन हम पे छोड़ो, आप जाओ लंदन जिंदगी जियो और आप यहाँ से चले जाओ। जाते जाते कोहिनूर का हीरा जो है वो क्वीन विक्टोरिया को देते जाना। ये कुछ कहानी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पंजाब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। यानी ऐसे बहुत सारे और किस्से इन्होंने करे हैं अपने जीवन में, जिसमें जो है जिसके चक्कर में जो है हम रिवोल्ट की सिचुएशन तक पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, इसमें होता था कि अगर कोई भी ऐसा है जिसका अपना बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो उसका पूरा इलाका अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। शुरू हुआ है 17 से, प्लीज फटाफट नोट करें। कुछ सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह, मजा आ गया है। तो बताएं क्या समझ नहीं आ रहा सचिन? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनकी डेथ हो गई थी, उनकी याद करो 39 में बेटा। 17 कहाँ है भैया? देखिए डॉक्टर, मुझे बताओ ये बात आपको समझ आई है कि महाराजा दलीप सिंह जी पे आक्रमण करके उनके इलाके को अपने कंट्रोल में लेके उन्हें लंदन भेज दिया गया? बस इतना ही समझ आना है, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स समझ आई है कि अगर किसी का अपना लड़का नहीं है तो उसका इलाका जो है कंट्रोल में आ जाएगा अंग्रेजों के। बस इतना ही समझाया अभी। बेटा रणजीत सिंह जी ने नहीं दिया था मदीना, याद करो, उनकी डेथ हो चुकी है। आप पिछले नोट्स एक बार अपने चेक करो। दलीप सिंह जी अलग है, रंजीत सिंह जी अलग है। दलीप सिंह जी ने हीरा दिया है। नोट्स चेक करें बेटा प्लीज। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है शुरू होती है कहां से? सतारा से। सतारा महाराष्ट्र में है। अब ये मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा कौन कहां पर है, आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहो। अच्छा, मैंने रणजीत सिंह जी बोला तो माफी चाहेंगे आपसे, हम हमेशा की तरह हम गलत हैं, आप सही हैं। आपको मैं दोबारा बता देता हूं, महाराजा दलीप सिंह जी ने क्वीन विक्टोरिया को 1849 में हीरा दिया। हीरे का नाम था कोहिनूर। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलें आगे। सतारा से कहानी शुरू होती है, ठीक है जी। सतारा के बाद ये कहानी जाती है संबलपुर में और इसके बाद जाती है जैतपुर में, इसके बाद बागपत, उदयपुर, नोट कर लेना मेरे भाई, झांसी, नागपुर, अवध, करौली। करौली में रिवोल्ट हुआ नहीं था, करौली में कब्जे में लिया नहीं जा सका था। करौली में आप कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लागू हुआ था, यानी ये आखिरी इलाका था जहां पे लागू करते करते जो है रिवोल्ट हो गया था। तो भाई आपसे कहता है वो फर्स्ट कौन सा इलाका था जहां पर लगा था? तो सतारा है। वो लास्ट कौन सा इलाका था? तो उसका आंसर अवध है। फर्क समझ गए? यानी आखिरी जगह पे काम बन नहीं पाया तो पहला सतारा है और आखिरी जो है वो आपका अवध है। ये सीक्वेंस में लगा है बेटा, मैं रैंडमली नहीं लिखा, रैंडम लिखने के पैसे थोड़ी लेता हूं मैं, है ना मेरे भाई? ठीक है, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बागपत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। चलें आगे। अवध का एक नवाब हुआ करता था, अवध के एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। जी हाँ, करौली में जनता ने बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया था, जिस चक्कर में उसे जो है विड्रॉ कर दिया गया था। बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया था जिस चक्कर में वापसी ले लिया गया था कि बस टू मच हो गया अब तो। चले जी आगे। जी हाँ,
फाइनेंशियल ईयर 21 वाला मनदीप। चले जी, अब अवध की बात मैं आपसे करता हूं। अवध के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह हुआ करते थे। अब हुआ क्या, इन पे अंग्रेजों ने जो है इल्जाम लगा दिया कि आप जो है सही से राज नहीं करते हो, कुशासन है आपका, यानी आपको प्रॉपर्ली राज करना नहीं आता, और इसकी वजह से इनकी हत्या करवा दी गई, इनकी हत्या करा दी गई, किल्ड। तो इसी वजह से जो इनकी वाइफ है वो है बेगम हजरत महल। इन्होंने जो है पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857। समझ गए जी क्या कहानी है? मतलब बाहर से कोई आएगा और हमारे घर के अंदर आके कहेगा तुम सही से नहीं रहते यार, ये क्या बात है? ऐसा कुछ हुआ, लिटरली ऐसे ही था सच में, लखनऊ से इन्होंने करा ऑब्वियसली, यस। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ गए। तो ये मैंने आपको एक पॉलिटिकल रीजन बताया है जिस चक्कर में ऐसा हुआ। बट क्या पॉलिटिक्स से सबको फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता। पॉलिटिक्स से कुछ जो इलीट सेक्शन होंगे उन्हें फर्क पड़ता होगा, जो पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। बट दूसरा रीजन जो है वो इससे भी चटपटा है, वो है सोशल रीजन। इससे क्या होगा, आम जनता तक बात पहुंच जाएगी। सोशल रीजन, फटाफट नोट करेंगे। चलो, सोशल रीजंस में क्या हुआ जी, 1857 में एक बिल आया। बिल आया, वो बिल जो था वो था विडो रीमैरिज। जी हाँ, लखनऊ से मेरे भाई, बिल्कुल, मैरिज बिल। ये विडो रीमैरिज बिल जो है ये आया था कब, 1856 में आया था, और प्रेजेंट करा गया था किसके द्वारा प्रेजेंटेड, यानी इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लेकिन पास कब हुआ था जी, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये पेपर के चटपटे सवाल है जी। पास हुआ था कैनिंग के टाइम पे, क्योंकि कैनिंग आ गया था बाद में, और डलहौजी के टाइम पे प्रेजेंट हुआ था। नहीं, इसके ईयर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे लियोनार्डो अलग से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से सीक्वेंस में पहला आखिरी जनरली पूछा जाता है बस। चले जी आगे। यानी एक्ट बना है कैनिंग के टाइम पे, और जो आपका बेसिकली प्रेजेंट हुआ है वो डलहौजी के टाइम पे हुआ। ठीक है जी, क्या आप बात को समझ पाए? चले दोस्तों आगे। अब हुआ क्या कि ये आया और इसने क्या करा कि कुछ चेंजेस कर दिए सोसाइटी में। अरे बिल्कुल लिख लो जी, बिल्कुल लिख लो, तुम पूरा पैसा वसूल लो। जब तक मैं इसके नीचे ही बातें अपनी लिख देता हूँ। ये जो विडो रीमैरिज बिल है आज के टाइम पे तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उस जमाने में सोसाइटी को क्या ये पसंद होगा? देखिए हम लोग चेंज को इतना पसंद नहीं करते। आज हमें भले ही लगता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, एक जमाना होगा जब हमें नहीं पसंद होगा, है ना? तो ये उस समय जो है हमें लगता था कि हमारे कल्चर से छेड़खानी कर रहे हैं, भाई देखो चीटिंग है, गलत बात है ना? लेकिन एक पर्सन था जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल चेंज जरूरी है, लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझता। ये इन्होंने सपोर्ट करा था इस बिल को। ये पेपर का सवाल है जी। सपोर्टेड विडो रीमैरिज बिल। लॉजिकल है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो समझता है कि अगर आदमी की दोबारा शादी हो सकती है तो औरत की क्यों नहीं हो सकती, सो एंड सो। अब बाकी तो देखिए, आप समझदार हैं कि आज जो सही है हो सकता है वो तब गलत लगता हो। एक जमाने में सती प्रथा को भी सही माना जाता था, तो वो सही तो नहीं हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1856 में ही ये बिल पास हो गया था, विडो रीमैरिज वाला, और एक्ट बन गया था। और 1856 में ही ये एक्ट पास हो गया था, और विडो रीमैरिज जो है स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1856 में। कहां स्टार्ट हुई थी? कैलकाटा में। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन था अभी थोड़ी देर पहले, कि एक बच्चे ने, डॉगी ने लिखा था 2 साल लग गए पास होने में। तो उससे मैं समझ गया कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ नहीं आई है कि 1858 में कैनिंग भले ही वाइसरॉय बने हैं, बट उससे पहले से ही वो गवर्नर जनरल थे। यानी ये डलहौजी वो इंसान है जो रायता फैला के चला गया था देश से। यानी इसके जाने के बाद जैसे ही कैनिंग आया तो रिवोल्ट हो गया। कहानी कुछ ऐसी है। यानी रिवोल्ट के टाइम पे कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये आप ध्यान रखेंगे। चले दोस्तों आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को बात चुभने लग गई इनकी। क्या तुम बहुत इरिटेटिंग आदमी हो? तुम क्या कर रहे हो? कैलकाटा से विडो रीमैरिजेस जो है स्टार्ट हुई थी प्रसून, यानी जो पहली विडो रीमैरिज हुई होगी वो कलकत्ता के अंदर हुई थी। ठीक है जी, रूपा क्योंकि इनका सेंटर था वो। चलो जी आगे, अब समझते हैं जरा।
अब यहां तक भी ठीक है जी, यहां तक भी ठीक है। तेनाली कह रहे हैं पेज खत्म। तेनाली के पास डीपी चेंज करने का टाइम है, नया रजिस्टर लाने का टाइम नहीं। अब बताओ क्या करूं, कैसे मदद करूं मैं इस इंसान की? रिलीजियस रिफॉर्म्स, देखो ये एक ऐसी चीज है ना जो सबका वीक पॉइंट है। ये सबका रिफॉर्म्स लिख दिया मैंने, रीजन होगा, ये सबका वीक पॉइंट है। आप अगर ये, हाँ ये थर्ड रीजन है। यानी यहाँ पर वो भी अटकता है जो पढ़ा लिखा है, और यहाँ पर वो भी अटकता है जो अनपढ़ है। यहाँ पर महिला भी, पुरुष भी, बच्चा भी, बड़ा भी, दादी भी, नानी भी, सब अटकते हैं। रिलीजन एक ऐसी चीज है जो कि सबसे खतरनाक भी साबित हो सकती है अगर इसे मिसट्रीट कर दिया जाए, मिसयूज कर दिया जाए। समझ पा रहे हैं बात को? यानी रिलीजन आ गया ना तो सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट सब धरा का धरा रह जाता है। और यहाँ पर यही हुआ, आपको शायद याद होगा 1813 में जो है क्रिश्चियंस आने लग गए थे हमारे देश में। शायद आपको याद होगा, अभी डेट कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन जो है ना वो हमें पसंद नहीं आया। ये मजा नहीं आया इस बात में। हमें ऐसा लगा यार क्या कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला बदतमीजी हो रही है। अपने धर्म को भी तुम प्रमोट कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो यानी हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हम पूरे तरीके जो है इरिटेट हो गए। समझ गए क्या कहानी? यानी हम फाइनली जो है पूरे तरीके इरिटेट हो गए। लेकिन अभी भी सब्र बहुत है भारतीयों में। इतना सब्र है, इतना सब्र है कि बस जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तैयारी शुरू नहीं करते। सपना रोज देखेंगे यूट्यूब पे, सपना तो यूपीएससी लेवल का देखेंगे, तैयारी एसएससी की शुरू नहीं करते। सब्र बहुत है अपने पास। तो ये तीन रीजन से, लेकिन इससे भी जो है हम टस से मस नहीं हुए। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जो हमें एकदम चुभ गया। वो क्या चुभा जी? यानी एक ऐसा था, बिल्कुल आप कहेंगे फाइनल जो रीजन एक होता है ना कि हाँ, नेल इन दी कॉफिन, या फिर आप कहें जो स्पार्क, एक तरीके का जो स्पार्क होता है, वो लगा 1857 में। 1857 में क्या हुआ? जो रिवॉल्वर का इस्तेमाल होता था, राइफल हुआ करती थी जिसे बोला जाता था ब्राउन बेस। भूरी भैंस नहीं है ये, ब्राउन बेस नाम की एक राइफल हुआ करती थी, और ये राइफल जो है वुड की बनी होती थी। ठीक है, लकड़ी की बनी होती थी एक राइफल, जिसका इस पिस्तौल थी जो लंबी सी, लंबी नाली वाली थी, और इसका इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ जनवरी 1857 में, न्यू राइफल इंट्रोड्यूस्ड। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल थी, ये थी आयरन की। अब ये मत कहना से आयरन था, स्टील था, कोबाल्ट था, निकल था, कैडमियम था या क्रोमियम था, ये बातें काम की नहीं। अपने लिए काम की बात है कि लोहे की बंदूक थी, ये लोहे के कुछ मटेरियल की बंदूक थी। और अब ये जो लोहे की बंदूक थी, ये बहुत दूर तक फायर कर सकती थी। हाँ, बढ़िया टेक्नोलॉजी की बंदूक थी। और इसमें जो गोली डाली जाती थी वो एक पैकेट में बंद गोली होती थी। आपने ये डेफिनेटली सीन देखा होगा मूवी में। ये जो है क्योंकि भारी बंदूक थी, नई बंदूक थी, जैसा कि सतोशी लिख रहे हैं बिल्कुल सही, कि कम रिकॉइल करती थी बिकॉज ऑफ मोर मास। बिल्कुल सही। तो एनफील्ड राइफल के अंदर जो गोली डाली जाती थी, उसका जो कवर हुआ करता था उसे दांत से फाड़ना होता था। दांत से क्यों फाड़ेंगे सर? ऐसे क्यों नहीं फाड़ेंगे? क्योंकि मुंह में बंदूक तो अड़ा नहीं सकते तुम, दो ही हाथ है तुम्हारे पास, तो एक हाथ में बंदूक होगी तो दांत से ही तुम्हें फाड़ना होगा, है ना? उन लोगों ने बीटेक भी नहीं कर रखी थी तुम्हारी तरह, तो वो इतना नहीं सोच पाते थे। एनफील्ड राइफल में अगर मुझे गोली भरनी है तो मुझे उसे दांत से उस कागज को फाड़ना होगा, और वो कागज नहीं था। अफवाह फैली कि उसके अंदर जो है चर्बी का इस्तेमाल करा गया। उसके अंदर जो है चर्बी का इस्तेमाल करा गया, और ये जो बात है एकदम लोगों के दिल पे चुभ गई। क्या बात को आप समझ पाए? एक तारीख आई 29 मार्च 1857, और जगह थी बैरकपुर। बैरकपुर जो है ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर सेना ने मना कर दिया कि आ, हम नहीं चलाएंगे ये पिस्तौल। बहुत कहा गया, जिद हुई, सारी बातें, सब सब कुछ मतलब एकदम अजीबोगरीब माहौल बन गया। तो फाइनली एक इंसान है, यहाँ पर एक जो यहाँ की इन्फेंट्री थी वो थी 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये पेपर का आपका सवाल है। अब यहाँ के एक इंसान थे मंगल पांडे जी, सुना होगा, मूवी देखी होगी आपने 100%। पूरी वो उस कहानी में नहीं जाएंगे कि पहले उन्होंने गोली चलाई, फिर उन्हें अपने दोस्त से एकदम बुरा लग गया, फिर रात को वो पी के पहुंच गए उनके घर पे, गेट खटखटाया और उनकी पिस्तौल वापसी कर दी, कहा कि हमारी दोस्ती खत्म। ये पिक्चर नहीं चल रही है, एसएससी ओरिएंटेड बातें हम लोग यहाँ पे सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है बाद में इनके पीछे पड़ गए जी, पिस्तौल चलाओ, पिस्तौल चलाओ, पिस्तौल चलाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं पिस्तौल चलाऊंगा। किस पे चलाऊंगा? तुम पे ही चलाऊंगा। और इन्होंने गुस्से में उसी पिस्तौल से, उसी बंदूक से जो है एक इंसान की हत्या कर दी, एक अफसर को ही ठा करके उड़ा दिया। उसका नाम था लेफ्टिनेंट बॉग। वो अगले पेज पे भी लिख देता हूँ, चिंता मत करो। और वो देखने के बाद जो है इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ये मैं आपके लिए अगले पेज पे भी नोट करूंगा। ठीक है, क्या आपने इस पेज को नोट कर लिया? चले जी आगे।
ये नेटिव इन्फेंट्री का मतलब उस सेना की टुकड़ी का नंबर है। कशिश जैसे पूरे देश में 100 टुकड़े कर देता हूँ सेना के, तो 34वां नंबर का जो टुकड़ा है उसका ये नंबर है और कुछ नहीं है बस। चलें जी आगे। चलो अब बात को ध्यान से सुनेंगे जी। यानी मंगल पांडे स्कूल में क्यों कोई ऐसे नहीं पढ़ाता, स्कूल में ऐसे बिल्कुल पढ़ाते हैं कि बस जैसे, समझ रहे हो जरा, स्कूल में यार पता नहीं क्यों जान नहीं डाला जाता। ये तो इतने बढ़िया टॉपिक्स है कि मतलब इतना तो मजा आ जाए। स्कूल में तो इतना टाइम होता है, हम पे पूरा साल होता है, 4-5 चैप्टर होते हैं, मतलब मजा ही आ जाए। खैर कोई बात नहीं। मंगल पांडे किल्ड लेफ्टिनेंट बॉक, ल्यूटिनेंट भी बोल सकते हैं आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं। एंड मंगल पांडे got arrested and एग्जीक्यूटेड का मतलब यहाँ पर फांसी है 8 अप्रैल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कभी कभार क्या होता है कि मतलब आपको वो, ये बात मैं शो नहीं करता, बट होता क्या है कि एक किताब से पढ़ के अगर कोई किसी को पढ़ाएगा तो वो इतना चटपटा कंटेंट नहीं बन सकता। इसके लिए क्या है कि आपको डूबना पड़ता है टॉपिक में। मतलब अगर एक टॉपिक 4 किताबों में है तो आपको 4 की जगह 5 किताबें, 5 भी कहीं से प्रकट करनी होती है। कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना होता है जो जो मतलब वो कनेक्शंस बन पाए, उसके बाद ही मजा आता है कहानी में। भाई बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। चलें आगे दोस्तों। 8 अप्रैल है बेटा, 8 अप्रैल है। अब ये किस्सा कहां पर हुआ है मेरे दोस्त? ये किस्सा हुआ है बैरकपुर में। इस पेज से जो बातें ध्यान रखनी है वो एक तो ये ध्यान रखना है कि बैरकपुर कहां पर है, मंगल पांडे जी कहां के हैं, और 34th इन्फेंट्री है। ये पीसीएस का सवाल बना है 34th वाला, और डेट ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब ये किस्सा लेकिन रिवोल्ट नहीं क्रिएट हुआ, रिवोल्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ दीपांशु, थोड़ा समय दो, अभी भी कुछ खास नहीं हुआ। एक इंसान को फांसी हो गई, आपने देखा होगा अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी के एंड में पेड़ पेड़ का बैकग्राउंड है जिसमें बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी है, कैलाश खेर जी जो है पीछे से म्यूजिक दे रहे हैं, मंगल मंगल हो। अगर आपने मूवी का आखिरी सीन देखा है तो उसमें भी रिवोल्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जो है इसे फांसी दी जा रही है, वही बंगाल में ही जो है ये पूरा किस्सा हो रहा है। कुछ समय तक लोगों में गुस्सा रहा और सिमिलर किस्सा एक हो गया एक करीब करीब 15 दिन के बाद 24 अप्रैल 1857 को। यहां पर भी लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, हम कारतूस नहीं अपने मुंह पे लगाएंगे, चाहे कुछ ही कर लो। ये जो है बात है मेरठ की। मेरठ कैंट में सेम यानी सिमिलर किस्सा हुआ। और यहां पर क्या हुआ, ये जो बटालियन थी ये थी 3rd नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने भी जो है मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? 99 सोल्जर्स से सभी सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया और इनमें से 85 लोगों को जो है कह दिया गया कि तुम्हें मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। समझ गए ना? आजीवन कारावास, क्यों फैंसी काम करना है, आजीवन कारावास। समझ गए क्या कहानी? अब यहाँ पर इन्हें ये दिक्कत है कि 14 को कम क्यों दिया, बताओ, ये भी कोई मसले वाली बात है। अरे भैया हो सकता है वो अच्छे इंसान हो सकता है वो डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट ना करा, हो सकता है वो कहीं घूमने गए हो, अरे कुछ भी हो सकता है। जो डेटा है वो ये है कि 99 सोल्जर्स को अरेस्ट करा, जिसमें 85 के खिलाफ जो है आजीवन कारावास जो है ये अनाउंस कर दिया गया था। अभी आजीवन कारावास चलेगा पूरे पूरे 15 दिन, क्योंकि 10 मई को लोगों में इतना गुस्सा आ जाएगा कि 10 मई को सभी के सभी जो बाहर लोग थे वो जाएंगे, और वो जाएंगे और क्या करेंगे जी, जेल के अंदर घुस जाएंगे। जेल के अंदर घुस के जितने भी वहां ब्रिटिशर्स होंगे उन्हें मार देंगे और अपने लोगों को वहां से आजाद करा लेंगे। समझ पा रहे हैं जी बात को? यानी यहाँ पर जितने सैनिक हैं मेरठ कैंट के जो बचे हुए हैं उन सभी ने रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्टेड ऑल सिपॉइज ऑफ मेरठ कैंट रिवोल्टेड। इनके जो लीडर थे वो थे कदम सिंह जी, और यहां से अपने साथियों को आजाद कराया, और आजाद कराने के बाद जो है डिक्लेयर कर दिया कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? क्या कहानी है, कैसे 10 मई तक की डेट पहुंची है। यानी पहले बैरकपुर में हुआ, फिर मेरठ में हुआ, और मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। पेपर का सवाल बनता है, मेरठ से जो है रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। रात को ही वहां से निकल गए मशाले लेकर। मेरठ से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, अगर आप कभी मेरठ गए हैं, दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली से मेरठ इज लाइक 2 घंटे, है ना, 2 घंटे लगते हैं आज मेरे हिसाब से, इतना ही समय लगता होगा। अब तो एक्सप्रेस वे भी बन गया है। तो ये लोग वहां से शाम को निकले और सुबह तक जो है दिल्ली पहुंच गए, यानी ये रीच्ड, अच्छा मेरठ के हैं, बहुत बढ़िया, दिल्ली रेड फोर्ट कब, 11 मई 1857, एंड डिक्लेयर्ड कि जो हमारे लीडर हैं वो हैं बहादुर शाह जफर, यानी ये है देश के हेड।
फटाफट नोट करें, पहले ये पेज नोट करें। मैंने लिखा मेरठ कैंट थर्ड नेटिव इन्फेंट्री 99 सोल्जर्स अरेस्टेड, 85 को आजीवन कारावास। 10 मई 1857 ऑल सिपॉइज ऑफ मेरठ कैंट रिवोल्टेड, लीडर है कदम सिंह जी। और अगले पेज पे जो है मैंने लिखा ये पहुंच गए दिल्ली 11 मई 1857 को और डिक्लेयर कर दिया कि हमारे लीडर जो है इस रिवोल्ट के वो है बहादुर शाह जफर। ये वही है जो कि मुगल एम्परर थे, क्योंकि वो ऑफिशियली रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ था प्रियम वहां पर, रिवोल्ट स्टार्ट ऑफिशियली हुआ है आपका मेरठ में। ये ऑफिशियल रीजंस हैं कुछ इसी वजह से, क्योंकि वो बात बहुत बड़ी थी, बट रिवोल्ट को ऑफिशियली अनाउंस करा गया दैट द रिवोल्ट हैज बीन स्टार्टेड इन मेरठ, इस वजह से। काफी जगह पे हुए थे गणेश, बिल्कुल काफी जगह पे हुए थे। नहीं, ऑफिशियल पोस्ट क्यों नहीं थी डलहौसी के पास? बिल्कुल थी, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया श्रेय। चलें आगे। अब देखिए कि क्या हैरानी की बात है, बिल्कुल सही सतोषी भाई, क्या ही हो रहा है। हम सोचते थे कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, आज हम ही लोग आपस में जो लड़ रहे थे इतने सालों से, वही सब एक होकर तीसरे इंसान के खिलाफ जो है काम करने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या यहाँ पर, 11 मई को डिक्लेयर हुए बहादुर शाह जफर लीडर, ठीक है जी। नहीं, उन्हीं में से हैं ये। अब समझने की कोशिश करते हैं। 12 मई 1857 को जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, बहादुर शाह जफर अरेस्टेड। कहां पे? एट हुमायूं टॉम्ब, ये हुमायूं के मकबरे में थे, वहां पे इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। किसके द्वारा अरेस्ट करा गया था? लेफ्टिनेंट निकोलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। ये दो लोग आप ध्यान रखेंगे, निकोलसन हडसन ने इन्हें अरेस्ट करा था और इन्हें जो है यहां से भेज दिया गया था रंगून। फटाफट नोट करें जी। चले जी आगे। बहादुर शाह जफर सेंट टू रंगून। बराबर, स्लाइड देख लो। अरे भैया तुम स्लाइड ले लो, स्लाइड ले लो, फटाफट छाप लो। चले जी। मैं बंगाल जो है, नहीं बंगाल कभी नहीं आया मैं, मौका नहीं मिला। मैं पिछले 4-5 साल से काफी कम जगह गया हूँ। अब जैसे मेरे एक दोस्त की शादी है 14 जनवरी की, ये एमपी में एक जगह पड़ते, कटनी है, शायद आपने सुना होगा, लेकिन जहां तक मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसे ही चलता है देखिए, बस नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं मिलेगी, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। चलें आगे। इन्हें भेजा गया था प्रिंसी। चलो आगे चलते हैं। देखिए जनरली जो मतलब ऑफिशियल किताबें हैं साइको, उसमें मेरठ कहा गया, तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। चलो चलें आगे दोस्तों। चले जाओ, दोस्त को बुरा लगेगा। अरे दोस्त को क्या बुरा लगेगा, चलो आगे चलते। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैं आपको नोट कराने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पर जो है मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको जो है मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। सेंटर्स एंड लीडर्स। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ये बेटा बताओ कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ, मैं देख लूँ। बहादुर अच्छा हाँ सही है, बहादुर शाह जफर। चलो ऐसे ही लगता है शायद, देखिए वो एक लीडर है, ऐसे ही लगता है। चले रंगून क्यों? क्योंकि रंगून अंग्रेजों के कंट्रोल में था और भारत से बहुत दूर था। देखिए सवाल बनेगा, दिल्ली से लीडर कौन थे? जनरल बख्त खान या फिर बहादुर? अब नोट नहीं करेंगे और बाद में फिर आएंगे स्लाइड। फटाफट नोट करें जी। चल फटाफट नोट करें। कानपुर नहीं, वो बढ़िया था, वो मतलब बढ़िया दिमाग लगाया था आपने वो। कानपुर, नाना साहेब, लखनऊ। डायरेक्ट सवाल बनता है, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ? डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं।
डायरेक्ट सवाल बनते हैं। सूरत महल हवेली खान बहादुर। फटाफट नोट करें। कमेंट देख लेते हैं। सर अगर कोई स्टूडेंट आपको अपनी मैरिज में इनवाइट करेगा, अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे ना, बढ़िया गिफ्ट लाएंगे आपके लिए। और देखिए लीडर दो नहीं थे, कशिश बहादुर शाह जफर के जनरल का नाम है ये, तो लड़ाई तो यही करने गए होंगे तो इनका आता है। बट कभी कभार ऑप्शन में बहादुर शाह जफर भी दिख जाता है कि कहाँ से लीड कर रहे थे, तो ये भी दिल्ली से ही कर रहे थे। ठीक है, बढ़िया गिफ्ट आएगा, चिंता ना करें। जी हाँ, यस प्रशांत, जो आपको कभी दिल्ली जाओगे तो आप शायद वो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो पड़ता है वहां पर आपने बागपत लिखा देखा होगा जी, वही वाला है ये। ब्रेक दे देंगे, आप चिंता ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे। आप बताएं क्या लाना है आपके लिए, डिनर सेट लाना है, क्या लाना है, स्टील का। वो हमें भी सस्ता पड़ता है ना, अपना ही है वो हिसाब। फटाफट नोट करें। चलो फटाफट नोट करें। ठीक है जी, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं जी। अभी पहले बेटे नौकरी की टेंशन कर लो तुम, ये सब बातें तो बात की है। ये अभी कर रहे हैं इधर उधर की, सर आपको बुलाएंगे हम शादी में, जब हो रही होगी ना तो अपने पड़ोसी को ना बुलाना चाहेंगे, इतने तेज बच्चे हैं। अरे मम्मी इन्हें क्या करोगे, काट दिए तो अंकल अच्छे से तो बात कर सकते हैं। अंकल को भी तो देखो, गर्दन पूरी मोड़ लेंगे नमस्ते की उम्मीद में, हल्की सी नीचे ही कर लो, ऐसे ऐसे ही कर लो, साइड में करने की जगह तो बच्चा भी खुश हो जाए। जब तुम्हें चाहिए ही नमस्ते तो कर लो हल्का सा यार तुम भी। फूफा जी तो बिरयानी में कहेंगे इलायची ज्यादा है, अच्छी कैसी बनी, हाँ। तो फिर क्या कहेंगे बुआ को, तुम यहीं रुको मैं तो चला। इस बार काफी नाम मैंने ऐड करे हैं दोस्तों। क्या और साथ में हेनरी हेवलॉक, ये 5 नाम हैं यहाँ के। अच्छा हेनरी 2 बार हो गया क्या? हाँ सही करा आपने, बता दिया। तो यहाँ पर कौन बच गया अपना 5वां? हाँ ये होगा जेम्स आउटलैंड बनारस जेम्स। आप फटाफट नोट करें, 2 मिनट का ब्रेक आपका शुरू होता है।
जी हाँ, ये बड़ी पर्सनैलिटी है, प्रसून इनका ओवरऑल कंट्रोल था। बेटा सतोशी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज द ओनली की वे मतलब ओनली वे आउट। फटाफट आप नोट करें। आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक आपको, थोड़ा सा चलो लंबा ब्रेक दे दूंगा, अभी आपकी चैट बॉक्स ऑफ है जिससे आप आराम से नोट कर सकें। फोकस करें, मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। चले जी आगे, एक बार कंफर्म करें। देखिए ब्रेक मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए जिसमें आप अपने मन को शांत कर पाएं। चलो जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई ही लिखा है बेटा, आप चेक करें, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी थी। ठीक है, चलो कहाँ पे आप बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसने सप्रेस करा था रिवोल्ट को, यानी वो अंग्रेज है जिन्होंने हमारे खिलाफ आक्रमण करके हमें दबाया था। ये लॉजिक है। ठीक है जी। ये जेम्स आउटराम जो है ये लखनऊ में है, पांचों नाम लखनऊ के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं। चलो ठीक है जी, चलें आगे दोस्तों। क्वेश्चन टैब अभी मैं आपके लिए खोल देता हूँ जी। अब मैं आपसे करने वाला हूँ हमेशा की तरह, पिछले 3 सेशन में हमने यही सेम काम करा है कि अब जो है मैं आपके साथ एक पर्सनैलिटी की बातचीत करूंगा। शुरू करें दोस्तों। चले, चलो अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। महात्मा गांधी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। जी हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 में उतना ही है। लिमिटेड चीजें जो है पूछी जाती है, लिमिटेड चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, और मतलब उसमें से मैक्सिमम आपको पता होगा, बट हम कोशिश करेंगे फिर भी कुछ अलग एग्जाम ओरिएंटेड सीखने की हमारी यहाँ पे कोशिश रहेगी। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि यही है फादर ऑफ द नेशन। आप जानते हैं इन्हीं को बापू बोला जाता है। छोटे से छोटे बच्चे, 1.5 1.5 साल के बच्चे जो है इन्हें बापू बोलते हैं। मेरा खुद का जो बेटा है वो भी इन्हें बापू बोलता है, मतलब इतना कॉमन नाम है। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन बापू इन्हीं का निकनेम है, ऐसे और बहुत सारे नेम है। अब ये याद रखेंगे, गांधीयन एरा जो है ना, एक शब्द आपने देखा होगा, गांधीयन एरा बहुत बार लिखा जाता है। ये आता है आपका 1915 के बाद, यानी 1950 से गांधी जी की जो डेथ है वहां तक की बात हम इसमें करते हैं बेसिकली। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो आपका टाइम चलता है ये चलता है गांधीयन एरा, यानी गांधी जी के भारत में आने के बाद का जो समय है वो जो है आपका गांधीयन एरा कहलाता है। ठीक है, योगेश काफी सारी चीजें हम कवर करेंगे, मूवमेंट्स आप पता नहीं कौन सी कह रहे हैं। आप पहले एक बार टॉपिक को पढ़ो, हो सकता है इसी में कवर हो जाए। जो मूवमेंट इसमें कवर नहीं होगा अलग से कराई जाएगी, जैसे बरदोली सत्याग्रह को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। गांधी जी से जुड़े कई सारे मूवमेंट्स मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा। फिर भी कोई बच जाए तो उसका नाम आप मुझे बता देना, मैं आपको आने वाले समय में करा दूंगा। ठीक है, चलो देखो, ठीक है जी। बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया। चलो, गांधीयन एरा का मतलब आप समझ चुके हैं। अब गांधी जी का जो बर्थ है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमने 2021 में मनाई है वन बताएं कौन सी जयंती मनाई है जी? आपकी कैलकुलेशन देखिए, आप कहाँ खड़े हैं। एनिवर्सरी, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली 2022 में 153rd कर देंगे, यही चलता रहेगा। इनका जो जन्म है वो हुआ था एक जगह पोरबंदर में, ये गुजरात में पड़ती है। ठीक है जी, यहाँ पर जन्म हुआ था। और इनका जो रियल नेम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। नोट करें, एंशियंट इसके बाद कराई जाएगी आपको। देखिए सजेशन यही है कि आप ये सब सोचने की जगह कि कब टीचर क्या कैसे कराएगा, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, बिकॉज दैट शुड बी योर मेन कंसर्न। ये सब पूरा कराना मेरा काम है। अगर मुझे कट शॉर्ट ही करना होता तो मैं इतना डिटेल में क्यों ही बैठ के आपको पढ़ाता, है नहीं। सोच के देखें थोड़ा, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो किसी पाप से कम नहीं है। अगर आप ऐसा बैठ के आपके दिमाग में विचार आता है कि सर एंशियंट तो लग रहा कराएंगे नहीं, 5 से तो ज्योग्राफी स्टार्ट है, तो ये किसी पाप से कम नहीं है आपके दिमाग में जो चल रहा है। आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इनका आधार कार्ड बनाते हैं। इनके फादर का जो नाम था वो क्या था? करमचंद गांधी। इनकी जो मदर है, इनका नाम, सर ये बेसिक डेटा क्यों पढ़ाते हो बेटा? क्योंकि पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं और फिर भी बच्चे जो है गलत करके आते हैं। कल की ही बात है, कल भी कई बच्चों ने आंसर गलत दिया था। वाइफ का जो नाम है वो कह दिया था कि मदर का नाम है। बस तो स्पेशल में सवाल मैंने आपसे पूछा था। ठीक है जी, इनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो है हरीलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास और देवदास।
ये केबीसी का सवाल था मेरा ख्याल, कहीं मतलब अच्छे खासे अमाउंट का सवाल था। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा होगा। जी हाँ। ठीक है जी। इनकी जो डेथ है वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और रीजन शॉट बाय गन बोले या फिर असैसिनेशन बोले। इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 1883 में, मैरिड, यानी जब ये 13-14 साल के थे तो इनकी शादी हो गई थी। असैसिनेशन का मतलब हत्या। स्पाउस कहे तो कस्तूरबा गांधी जी, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ। चले आगे दोस्तों, चले। अंकित भाई इतनी आसानी से थोड़ी ऐसी बातों के आंसर दूंगा मैं, और कुछ 5-10 मिनट के बाद फिर से, अभी चलेगा आधा घंटा टॉपिक। चलो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और स्पिरिचुअल गुरु, और जी हाँ रत्नेश, आप सही कह रहे हैं। देखिए यही होता है जब एक पर्सनैलिटी बहुत ही बड़ी होती है, तो ऐसे ही होता है, उनके आसपास का कोई भी सुनने में नहीं आता, ऐसे ही होता है। फटाफट नोट करें। चलिए आगे। स्पिरिचुअल ये गुरु मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, कोई क्लास आपकी मिस हुई होगी। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं जी। देखिए कहानी क्या है। चलो आगे चलते हैं। सतोशी ने कैसा कंपैरिजन करा है कि जो एक टीचर अगर ऐसा कंपैरिजन कर देना तो मतलब उसका जीवन जो है तबाह हो जाए। बड़ा ही खतरनाक कंपैरिजन करा है। मैं पूरे तरीके जो है उस कंपैरिजन से डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज वो कंपैरिजन बड़ा ही अजीबोगरीब कंपैरिजन है। चलो आगे चलते हैं। अब बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो इनके फादर हैं वो जो पोरबंदर है, ये शायद आपको पता हो या ना पता हो, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो फादर थे ना वहाँ के दीवान हुआ करते थे, शायद आपने बात सुनी हो। मतलब इनके फादर जो है करमचंद गांधी जी, वो मतलब अपने आप में बड़े इंसान थे, मतलब उनकी पकड़ थी, मतलब समझ रहे हैं ना, उनका सिक्का चलता था। इनका नोट चलेगा आगे जाके, बट उनका उस समय भी सिक्का चलता था, यानी उस जमाने में जो है मतलब बड़ी पर्सनैलिटी हुआ करते थे। ठीक है, ये आपसे मैं गुजरात वाले इलाके की बात कर रहा हूँ। और ये भी आप ध्यान रखेंगे जब इनकी शादी हुई तो उससे पहले भी ये पढ़ाई वगैरह करा कर रहे थे, और उसके बाद इनकी पढ़ाई जो है कुछ समय के लिए रुक जाती है बिकॉज ऑफ मैरिज। शादी वादी थी घर में इसकी, इनकी खुद की, तो उस चक्कर में इनकी पढ़ाई रुक जाती है। बाद में अपनी पढ़ाई को फिर से रिज्यूम करते हैं, एंड पढ़ाई को रिज्यूम करने के बाद जो है ये अपनी पढ़ाई को आगे कहाँ जाके पढ़ते हैं जी, ये पेपर का सवाल बनता है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी की जो हाईएस्ट स्टडी है वो कहाँ से करी? साउथ अफ्रीका। मुबारक हो आपको, आपको 2.5 नंबर देता हूँ मैं माइनस का, मुबारक हो। इसे संभाल के रखो 1.5 साल के लिए, क्योंकि अगले अटेम्प्ट तक ये आपको रोज सताएगा। लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, साउथ अफ्रीका में इन्होंने करी थी प्रैक्टिस। 1888 में गांधी जी वेंट टू लंदन। ठीक है, और वहां से इन्होंने जो है वकालत करने के लिए वहां से गए थे। ठीक है, लंदन गए थे। इंग्लैंड लिख देता हूं मैं, कैसा भी आप समझ सकते हैं, इंग्लैंड लिख देता हूं। और वहां से इन्होंने वकालत करी और ये बन गए बैरिस्टर। बैरिस्टर का टाइटल इन्हें मिल गया, यानी गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद ये आगे चले गए। शादी 1883 में हुई थी बेटा, 3 में हुई है, 8 में गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है 1888 के बाद 1893 में जो है गांधी जी जो है चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक? ब्रिटेन से चले जाते हैं कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। बैरिस्टर एडवोकेट में थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये प्रैक्टिस के लिए गए हैं। देखिए प्रॉपर काम के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है वकालत में, तो प्रैक्टिस के लिए कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। ठीक है,
यहाँ तक ऑल गुड। वहां जाते हैं और वहां पर भी बहुत सारे भारतीय पहले से रह रहे होते हैं और यहाँ जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस केस लड़ते हैं। वो जो बड़ा फेमस केस है वो एक केस है अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला के केसेस हैं टू फाइट फॉर द केसेस ऑफ, स्पेस की थोड़ी कमी है, ऑफ दादा अब्दुल्ला, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फटाफट नोट करें। वहां जाते हैं, देखते हैं भारतीयों का यहाँ पर बहुत बुरा हिसाब है, भारतीयों को अच्छे से नहीं रखा जाता, तो जाते हैं और सोचते हैं कि इनके लिए क्या करा जाए, कुछ ना कुछ उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। आप फटाफट जो है इसे नोट करें, आगे चलते हैं। My grandfather told me the father of our village सरपंच moved it at least 15 kg. आपके अभी भी वो सरपंच है आपके इलाके के? अरे बताओ, पाप पुण्य उन्ने कुछ है भी या मैं ऐसी पुण्य करे जा रहा हूँ? चले आगे। नहीं, अगर नहीं हो तो मुझे बताओ फिर। चले आगे, चलो दोस्तों फटाफट आगे चलते हैं। अब होगा क्या, वहां जाके 1894 में गांधी जी फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस। फटाफट नोट करें जी, और अगर आप एग्जैक्ट खेलना चाहते हो तो आप यहाँ पर नोट करें 22 मई 1894। किस लिए बनाई? टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ इंडियंस इन नेटल होगा इन साउथ। lived in South Africa for around 21 years. केस इलेबोरेट करना, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं देखी मैन। नेटल इंडियन कांग्रेस। क्वेश्चन टैब बंद करने का समय आ चुका है। तो आज भी बहुत सारे डाउट है। कल रात को नहीं थे क्या आप लोग क्लास में? जी हाँ, 21 साल तक वहां पे रहे। कहाँ थे आप लोग? सर हमें तो लग रहा था हमारा डाउट क्लियर ही नहीं होगा, इसलिए हम आए नहीं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए बाकी सबका क्लियर हो पाया। चलिए आगे। हम सो रहे थे, क्या बात है। चले जी आगे, नोट कर लिया। गांधी जी कुछ ही समय के अंदर वहां के बहुत पॉपुलर इंसान बन चुके थे, क्योंकि इनका काम करने का तरीका एकदम बेहतरीन था। 1899 में गांधी जी गॉट जुलू एंड बोआर मेडल्स। दो अलग अलग मेडल्स मिले इन्हें साउथ अफ्रीका में, अच्छा काम करने के लिए इन्हें दो अलग अलग मेडल्स मिले। जुलू मेडल, बोआर मेडल मिले। आज समझ में आएगी गांधी जी की सारी फोटो बुढ़ापे की क्यों दिखती है। सही बात है। फटाफट नोट करें। 1904 गांधी जी फाउंडेड फिनिक्स आश्रम इन डरबन। डरबन कहाँ है जी? साउथ अफ्रीका में ही है। देखिए पहले जो है ना ये अपनी वकालत की पढ़ाई भी जो है ना ये वहीं से कर रहे थे, भारत से। फिर भारत में इन्हें ज्यादा मजा नहीं आया पढ़ने में, तो फिर फाइनली ये लंदन चले गए। इन्हें वहां से प्रपोजल आया था पढ़ाई का, लंदन से इन्होंने पढ़ाई सीखी, साउथ अफ्रीका पे हाथ साफ करा,
और फाइनली लंदन से जिनसे पढ़ाई सीखी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हीं को अपने देश से निकाल दिया। ये है निंजा टेक्निक सबसे बढ़िया। उन्हीं के देश से सीखा, किसी और देश पे ट्राई करा, ट्राइड एंड टेस्टेड, और फाइनली जो है उन्हीं के ऊपर लगा दिया। ठीक है जी। फिनिक्स आश्रम बनाया इन्होंने डरबन में। फिनिक्स, PHOENIX। ये सिग्मा करके कुछ चल रहा है ना, सिग्मा बीटा ऐसा बहुत पता नहीं क्या क्या आता रहता है उस पे। सिग्मा जो है वो बढ़िया है, ऐसा है ना, या बीटा बढ़िया है, सिग्मा बढ़िया है? अच्छा, सिग्मा रूल, अच्छा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, चलो। यस शुभंकर, माना जाता है इट राइजेस फ्रॉम इट्स एशेस। शुभंकर, चलिए आगे। अब देखिए, भारत के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल करा था 1917 में पहली बार चंपारण में, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने 1906 में ही इस्तेमाल करा था पहली बार सत्याग्रह का। गांधी जी यूज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम 1906 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1970। दोनों सवालों में फर्क समझ गए हैं आप? जी हाँ, अभी बताता हूँ सारी बातें। इन्होंने काफी सारी चीजें लिखना भी शुरू कर दी थी। एक इन्होंने लिखा हिंद स्वराज, ये इनके लिखे हुए कुछ वर्क्स हैं, गुजराती में 1909 में। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल करा था। और इसके अलावा द स्टोरी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। इसके अलावा सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और इंडियन होम रूल, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबें। सही बात है। देखिए, जो इंसान लंदन जा सकता है, क्या आपको लगता है उसे सच में फाइनेंशियली वापसी आने की नीड है? ये ऑटोबायोग्राफी से तीनों सोच के देखिए। सत्याग्रह क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से तो नहीं, अगर वो चाहते तो अपना ऐशो आराम की जिंदगी वहां बिता सकते थे, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, और दीवान के बेटे हैं, और फिर भी ये वापसी आए और इन्होंने देश को आजाद कराया। देखिए, आपको समझना होगा कि हमारे पास जितने थॉट्स हैं उनमें से अधिकतर थॉट्स बेसलेस है। हम सिर्फ कुछ यूट्यूब पे, टीवी पे, व्हाट्सएप पे इधर उधर पढ़ लेते हैं और हम उसे मान लेते हैं, और यही चलता आ रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अरे पैरों को मत हिलाओ, घर में लड़ाई होगी, चाबियां मत हिलाओ, चप्पल उल्टी रखी है, ये सब बातों का कोई बेस नहीं है। बस सुनते आ रहे हैं आप और उसे अप्लाई करते आ रहे हैं, आगे अपने जूनियर्स को बताते जा रहे हैं। तो मतलब ये तो चलिए छोटी मोटी बातें हैं, आपकी पर्सनल है, आप माने ना माने आपके ऊपर है, ठीक है। अब लेकिन ऐसी चीजों को जब हम पॉलिटिकल बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं किसी इंसान के ऊपर, तो वो बड़ा गलत हो जाता है। हम किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ना हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं, ना ही हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, और हम कमेंट पूरे तरीके करते हैं कि ये तो बढ़िया है, ये मीडियम बढ़िया है, और इनने मतलब हमें हमें कोई अधिकार नहीं है। हमने ना ही उनके जीवन के बारे में कोई किताब पढ़ी है, ना ही उनके स्ट्रगल के बारे में कुछ पढ़ा, तो हमें क्या अधिकार है कुछ भी कमेंट करने का? लेकिन अधिकतर लोग जो है इस बात को समझते नहीं। अब देखिए, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाएगी, तो वो बिल्ली कहीं ना जाए, मर जाए बिल्ली कहीं जाके। अब भैया वो जिंदगी है तो कहीं तो जाएगी, जहां जा रही है लोग उसे अपनाने को तैयार नहीं है। बताओ, कमाल है। आगे चलते हैं जी, खैर इसे नोट करें फटाफट। देखिए, रात को झाड़ू ना लगाने का जो लॉजिक है वो ये है कि पहले के ज़माने में शाम के बाद अंधेरा हो जाता था। तो रात को झाड़ू इसलिए नहीं लगाई जाती थी कि रात को अगर आप झाड़ू लगाएँगे तो कोई कीमती चीज़ भी उसके साथ बाहर जा सकती है घर के। ये रीज़न था। आगे चलते हैं। चलो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। कुछ बढ़िया बात है। 1930 में गांधी जी वाज़ नेम्ड मैन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगज़ीन। किसने पहली बार ये बात सुनी है? अगर सुन रखी है तो बहुत अच्छी बात है। शाम के बाद अंधेरा ही होता है सर अभी भी। क्या बात है हिमांशी, क्या बात है।
क्या बात है, तुसी तो बड़े मजाकिया हो। चले आगे, क्या बात है। मेरे घर के अंदर नहीं होता शाम के बाद अंधेरा। 1930 जो है, इसमें गांधी जी जो है इन्हें मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था बाय टाइम्स मैगजीन। चलो आगे चलते हैं। 2011 में टाइम मैगजीन नेम्ड गांधी as one of the 25 political icons of all times। फटाफट नोट करें। बेटा अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। क्वीन विक्टोरिया है इंडिपेंडेंस से जुड़ी, और कोई नहीं है। फटाफट नोट करें। एक मूवी भी आई थी 1982, इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, शायद आपने सुना होगा, गांधी नाम की, जिसमें बेन किंग्सले पोर्ट्रेड महात्मा गांधी, और इसे जो है ऑस्कर मिला था बेस्ट पिक्चर का। पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम। मूवी को नहीं, इंडियन नहीं थी, लेकिन वो महात्मा गांधी जी इंडियन है, तो बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, 25 पॉलिटिकल आइकन्स जो हैं उनमें से एक चुने गए हैं। अरे भैया चले आगे, कहां पहुंच गए हैं ये लोग, देखो लो जरा तुम कहां पहुंच गए हैं ये लोग। चलो आगे चलते हैं जी, कहानी आगे बढ़ती है और समझने की कोशिश करते हैं। 1910 में गांधी जी फाउंडेड टॉल्स्टॉय फार्म इन जोहान्सबर्ग, और फाइनली 9 जनवरी 1915 द डे गांधी जी arrived in India from साउथ अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका से आए थे ये। मेरा जो दोस्त जिसकी मैंने बताया शादी है, उसके भैया भी जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। एक तो जो बाहर रहते हैं ना, ऐसा लगता है सभी के सभी जो है बहुत ही कुछ बढ़िया ही कर रहे होंगे वहाँ। मतलब मुझे कई बार डाउट होता है कि मतलब क्या कर रहे होंगे लोग वहाँ। ऐसा आप भी कभी सुनो कोई कहता है यूएस में है, तो ऐसा लगता है यार वो तो नोट छापने की मशीन लगा के बैठा होगा, ऐसे ही लगता है यार। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और ये आए थे कहां पर, बॉम्बे। और 9 जनवरी 1915, नहीं पोर्ट से आए थे ये, अपना अपोलो पोर्ट हुआ करता था, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, आप पूछ रहे हैं तो। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं जी, घिसी पिटी बात 50 करोड़ बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी क्योंकि टेक्निकली ये एनआरआई ही थे एक तरीके से। फटाफट नोट करें जी। अरे नहीं यार, शादी वादी में क्या जाना है, देखते हैं, बाकी वैसे चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं यार, शादी उसकी शादी है, हमें क्या। चले चले दोस्तों आगे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, और एनआरआई डे जो है ये मनाया जाता है। ठीक है जी, चलो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात समझ पा रहे हैं। एनआरआई डे बेटा होता है प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है जी, अब मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ, यहाँ पर सेशन कंक्लूड कर दे। गांधी जी का डिस्कशन अभी काफी सारा बचा है, भारत के अंदर इन्होंने क्या क्या करा वो सब लिखवाऊंगा। आपका आज का सेशन में कंक्लूड करता हूँ। मुझे बताएं, मजा आता है सेशन में, सीखने को मिलता है ईमानदारी से? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी, क्योंकि खुश रह के सीखना ही मेरे हिसाब से ज्ञान है, बाकी तो बस मजबूरी वाली बात है।
है ना? मैं डायलॉग पूरा करने लगा था कि खुश रह के सीखना ही ज्ञान है, बाकी तो सब बजरंगी भाईजान है। लेकिन फिर मैंने कहा ऐसा अच्छा नहीं लगता। चलें आगे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मज़ा आया होगा, जो जानना चाहे जा सकते हैं। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।